हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बाद पुतिन ने बदला था यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान। जी हां, अमेरिकी रिपोर्ट में आज अभी सबसे बड़ा दावा, ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों। मोदी मैजिक से टला यूक्रेन पर कहर, पुतिन ने तान दिया था परमाणु अस्त्र, मच जाती भारी तबाही। बताएंगे कैसे मोदी मैजिक चलने के बाद टल गया ये परमाणु युद्ध। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे लापता मछुआरों की खोज में भारत की मदद लेगा पाकिस्तान। 5 दिन पहले पलटी थी नाव। साथ ही साथ मालदीव से भारतीय सैनिकों की आज होगी वापसी। चीन की चाल में कहां तक फंस गए हैं मुइजू। बताएंगे कैसे संदेश खाली को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। साथ ही यूसुफ पठान को टिकट देने पर बीजेपी ने टीएमसी को क्लियर कह दिया है कि अब प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी मत कहना। दोस्तों, सारी जानकारी आपको बताएंगे, एक से एक बड़ी खबर, बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दखल के बाद पुतिन ने बदला था यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान। अमेरिका की रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, पुतिन ने तान दिया था परमाणु अस्त्र, फिर मोदी जी से हुई बात, जिसके बाद तबाही मचते मचते बची है। आपको बता दें पूरी जानकारी। दरअसल रशिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। अब इस युद्ध को लेकर एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 2022 के अंत में रशिया यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा था। इस हमले को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी। CNN ने रविवार को रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2 सीनियर अधिकारियों के हवाले से दावा करते हुए बताया है कि साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने रशिया के राष्ट्रपति से बात करके यूक्रेन में होने वाले परमाणु हमले को रोकने में मदद किया था। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन परेशान था कि रशिया यूक्रेन को खत्म करने के लिए सामरिक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसको लेकर अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य देशों के नेताओं से संपर्क साधा और हमने साफ संदेश दिया, जिससे ये हमें इस भीषण संकट को टालने में मदद मिली। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि रशिया के इस कदम के बारे में 2022 के अंत में पता चला था, जब यूक्रेनी सेनाएं दक्षिण में रशिया के कब्जे वाले खेरसन पर आगे बढ़ रही थी और उन्होंने पूरी रूसी सेना को घेर लिया था। अमेरिकी प्रशासन के अंदर चर्चा थी कि दोनों देश के बीच खेरसन में पैदा हुई स्थिति परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए संभावित ट्रिगर हो सकती है। इसके बाद अमेरिका ने भारत सहित अन्य ग्लोबल साउथ के देशों की मदद मांगी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की गुहार के बाद भारत, चीन सहित अन्य देशों ने रशिया से संपर्क किया और दबाव बढ़ाया। तो वहीं रशिया यूक्रेन वॉर के मामले में भारत ने हमेशा नागरिक हत्याओं की निंदा की और युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। और दोस्तों, जब यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले थे व्लादिमीर पुतिन, ऐसे में पीएम मोदी की दखल के बाद व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध को टाल दिया दोस्तों, जिसके बाद अब इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में मोदी की साख बढ़ा दी है और यह जता दिया है कि व्लादिमीर पुतिन वाकई में भारत के सबसे बेहतरीन दोस्त है, पीएम मोदी के सबसे नंबर 1 दोस्त है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में मोदी जी के इस बढ़ती साख को लेकर आपके क्या कहने हैं दोस्तों, साथ में कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी का नाम मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर, तालिबान बलों ने डुरंड लाइन के विवादित खरलाची इलाके में एक पहाड़ी पर कब्जा करने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सेना ने इस खरलाची इलाके में एक पहाड़ी पर पूरे तरीके से कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद तालिबान के बलों ने पाकिस्तान की इस कोशिश को पूरे तरीके से नाकाम कर दिया। जी हां, साथ ही 2 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर तालिबान का हुआ है कब्जा। 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 6 हुए घायल। पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों। टाइम्स अल जजीरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह खबर छापी है। आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के बीच में क्लैश होने के बाद पाकिस्तान को बड़ी कैजुअलिटी हुई है दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जहां पर 16 पाकिस्तानी सैनिकों के मारने की खबर है। उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, जहां पर टाइम्स अल जजीरा ने यह सबसे बड़ी खबर छापी है जो हम आपको बता रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के इन सैनिकों के मरने की संख्या बढ़ भी सकती है और ऐसे में 16 पाकिस्तानी सैनिक मरे हैं, बहुत बड़ा ये आंकड़ा होता है दोस्तों, और आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मालदीव से भारतीय सैनिकों की आज होगी वापसी। चीन की चाल में कहां तक फंसे हैं मुइजू, आपको बता दें, मालदीव और भारत के संबंधों के पड़ाव का आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज यानी 11 मार्च से भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी होनी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने मई तक सभी भारतीय 80 सैनिकों को वापस भारत बुलाने के लिए कहा है। इसी क्रम में आज एक भारतीय सैनिकों की टुकड़ी भारत लौट आएगी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में मुइजू ने स्पष्ट कर दिया
था कि भारत का एक भी सैनिक मालदीव में नहीं रहेगा। मुइजू ने कहा है कि सिविल ड्रेस में भी भारत के कर्मी मालदीव में नहीं रहेंगे। दरअसल पिछले दिनों माले और नई दिल्ली की बैठक में यह तय हुआ था कि भारतीय सैनिकों के बदले टेक्निकल टीम की मालदीव में तैनाती होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुइजू के राष्ट्रपति बनते ही भारत और मालदीव के संबंधों में खटास बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुइजू लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मुइजू का चीन समर्थक होना बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि चीन चाहता है कि मालदीव से भारत का हस्तक्षेप खत्म हो जाए। इसी क्रम में मुइजू इस तरह के फैसले कर रहा है। मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का भी अब चीन ने जिम्मा उठा लिया है, जबकि पहले भारत और अमेरिका मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देते थे। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, लापता मछुआरों की खोज में भारत की मदद लेगा पाकिस्तान। 5 दिन पहले पलटी थी उसकी नाव। जी हाँ, सिंध प्रांत के केती बंदर पोर्ट के पास 45 मछुआरों को ले जा रही एक नाव पलट गई थी। 31 मछुआरों को तो बचा लिया गया, लेकिन 14 लोग अब भी लापता हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार शव भारत से मदद मांग सकती है। दुर्घटना 5 मार्च को केती बंदर पोर्ट के पास हिजामक्रो क्रीक में हुई थी। पाकिस्तानी नौसेना, समुद्री सुरक्षा एजेंसी और ईदी फाउंडेशन के गोताखोरों का लापता लोगों की तलाशी के लिए अभियान शनिवार को भी जारी रहा, लेकिन किसी भी मछुआरे को पता नहीं चला। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सांसद आगा रफीउल्लाह ने बताया कि उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह से बात की और उनसे भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने और लापता मछुआरों का पता लगाने में उनकी मदद मांगने को कहा है। जी हाँ, तो वहीं अगली खबर बता दें, अमेरिका ने गाजा के पास अस्थायी यानी टेम्परेरी बंदरगाह बनाकर फलस्तीनियों के लिए भेजा मदद का जहाज। नेतन्याहू से ठन गई अमेरिका की। जी हाँ, फलस्तीनियों को मानवीय मदद पहुंचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर समुद्र में गाजा के करीब एक अस्थायी बंदरगाह का निर्माण किया गया। फिर उसी बंदरगाह के जरिए अमेरिका का पहला मानवीय मदद के लिए राहत सामग्री से लदा पानी का जहाज फलस्तीन पहुंचा। राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा वितरण में तेजी लाने के लिए फलस्तीनी क्षेत्र में एक अस्थायी बंदरगाह बनाने की कसम खाई थी। उसके कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने गाजा में मानवीय सहायता भेजने के लिए एक सैन्य जहाज भेजा है। तो वहीं जो बाइडेन की इससे पहले नेतन्याहू से ठन गई है। बाइडेन ने कह दिया है कि नेतन्याहू इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेंट्रल कमांड ने रविवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा युद्ध से घिरे इलाके में मानवीय मदद की आपूर्ति के लिए एक अस्थायी घाट बनाने की कसम खाने के कुछ दिनों बाद अमेरिकी सेना ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक जहाज भेजा है। इसी बीच अमेरिका ने अपने सहयोगी देश को एक बार फिर युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि जिस तरह से गाजा पर हमले किए जा रहे हैं, वैसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की मदद करने से ज्यादा उसका नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में देखा जा रहा है दोस्तों कि जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इनके बीच आपस में ठनती नजर आ रही है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री का 13 मार्च तक क्या है प्रचंड का लक्ष्य। आखिर काठमांडू में क्यों मची है इतनी हलचलें, आपको बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के सामने अब नई चुनौती खड़ी हो गई है। बता दें कि नेपाल में वो गठबंधन सरकार चला रहे हैं, मगर पूर्व गुरिल्ला नेता प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस का साथ छोड़कर बीते सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले दूसरी सबसे बड़े दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के साथ CPN-UML नामक एक नया गठबंधन बनाया था। अब उनके सामने विश्वास मत हासिल करने की चुनौती है। प्रचंड 13 मार्च तक संसद में विश्वास मत हासिल करने की योजना बना रहे हैं। प्रचंड ने कुछ दिन पहले ही CPN-UML नामक एक नया गठबंधन बनाया था। प्रचंड की ओर से विश्वास मत हासिल करने का यह तीसरा बड़ा प्रयास होगा। नेपाल के संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक किसी भी सहयोगी दल के समर्थन वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री को विश्वास मत हासिल करना ही होता है। अगली खबर बता दें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी, जांच एजेंसियों को गुरपतवंत सिंह पन्नू पर शक। जी हां, मुंबई के कई बड़े अधिकारियों को बीते दिन अज्ञात शख्स की तरफ से ईमेल भेजा गया था। इस ईमेल में अधिकारियों को धमकी दी गई थी कि हाईली सेंसिटिव स्थानों पर धमाका किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस धमकी भरे मेल में आरोपी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर 12 मार्च को धमाका करने का जिक्र किया था। बता दें कि 12 मार्च के दिन सील 1993 में ही मुंबई में कई सीरियल धमाके हुए थे। उसी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी बम धमाका किया गया था। एक अधिकारी की माने तो कुछ महीने पहले खालिस्तानी मूवमेंट का प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कई लोगों को रिकॉर्डेड वॉइस कॉल भी कराया था। जी हाँ, इस वॉइस कॉल में पन्नू ने कहा था कि मैं सिख फॉर जस्टिस का जनरल काउंसिल हूँ। आप लोग इंडिया स्टॉक मार्केट से अपने पैसे निकाल लो और उन पैसों को यूके और यूएस के मार्केट में निवेश करो। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट जो भारत की रीढ़ की हड्डी है उसे कमजोर कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पन्नू नहीं आगे कहा कि 12 मार्च तक भारतीय मार्केट की कमर तोड़ सकते हैं और इसी से उस चीज को मैच किया जा रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये गुरपतवंत सिंह पन्नू की बड़ी चाल है दोस्तों की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू पर ही शक बैठ रहा है पूरा का पूरा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू के अलावा कोई और ऐसी धमकी दे सकता है? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या पन्नू ने ही ये धमकी दी होगी? जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां जिनपिंग जो चाहते थे वो ही हो गया। अब चीन के हाथ
हाथों में पाकिस्तान सरकार का ट्रिपल रिमोट कंट्रोल। बता दें, जैसा चीन चाहता था आखिरकार वैसा ही उसके चेले पाकिस्तान ने करके दिखा दिया। पाकिस्तान में चुनाव में चालबाजी हुई, धांधली की खबरों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने जग हसाई कराई। पाकिस्तान में सरकार बनाने की रफ्फूगिरी को लेकर चीन को भी चक्कर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार चीन मेड इन चाइना का ठप्पा पाकिस्तान की सरकार में लगाने में कामयाब हो गया। दरअसल मिस्टर 10 आसिफ अली जरदारी भी राष्ट्रपति बन गए हैं। वो चीन के पुराने चाटुकार हैं। इससे पहले पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ भी बिना शराफत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और पाकिस्तान के पिट्ठू जनरल असीम मुनीर पहले ही चीन के चेले बने हुए हैं। वैसे भारत के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए चीन को पाकिस्तान जैसे चेले की जरूरत अक्सर पड़ती है, इसीलिए जिनपिंग के चेहरे पर एक खास सुकून देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान राष्ट्रपति चुनाव में जरदारी की जीत के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बाँछें खिल गई। मिस्टर 10% के नाम से कुख्यात जरदारी को उन्होंने ऐसी मुबारकबाद पेश की जिससे लगा कि पाकिस्तान में मेड इन चाइना राष्ट्रपति की ताजपोशी हुई है। जिनपिंग ने दोनों देशों की दोस्ती को कीमती खजाना बताया है। जी हाँ, चीन ने यहाँ तक कहा है कि हमारी दोस्ती फौलाद जैसी मजबूत है। जिनपिंग ने जरदारी को अपने बधाई संदेश में पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को फौलाद जैसी मजबूत और ऐतिहासिक बताया। साथ में कहा कि विश्व में आ रहे बदलावों की वजह से चीन पाकिस्तान की दोस्ती का रणनीतिक महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। तो देखा आपने किस प्रकार से जरदारी के राष्ट्रपति बनते ही जिनपिंग उनको भी बधाई देने लगा, ताकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का जो पलड़ा है दोस्तों वो बराबर चाइना की तरफ झुका रहे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इतना जल्दी और इतना सबसे फास्ट रिएक्शन चाइना किसी के भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने पर नहीं देता सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी तरह से जकड़ चुका है चाइना। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन में भारत ने सुनाई खरी खरी 1/4 सदी गुजर गई, कितना इंतजार करें हम। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट प्रतिनिधि यानी स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने न्यूयॉर्क में 78वें सेशन की अनौपचारिक बैठक में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में आवश्यक सुधारों की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों पर 1 दशक से ज्यादा समय से चर्चा चल रही है लेकिन नतीजा नहीं निकला है। कंबोज ने कहा कि करीब 1/4 सदी बीत चुकी है दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियां अब और इंतजार नहीं कर सकती, उन्हें और कितना इंतजार करना होगा। कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की शुरुआत में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2000 में मिलेनियम शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड लीडर्स ने सिक्योरिटी काउंसिल के सभी पहलुओं में व्यापक सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया था। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां रशिया के साथ जारी युद्ध पर यूक्रेन को पोप फ्रांसिस ने दी सलाह, कहा बातचीत करने का साहस रखना ही होगा। जी हां, स्विट्जरलैंड में एक साक्षात्कार में पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन रशिया संघर्ष पर प्रतिक्रिया दी, रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सरकार को रशिया के साथ बातचीत के माध्यम से चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए साहस जुटाना चाहिए। पोप से जब यूक्रेन में जारी लोगों के बीच आत्मसमर्पण और सफेद झंडे को लेकर चल रही चर्चा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये केवल एक व्याख्या है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे मजबूत वो है जो स्थिति को देखता है, जो लोगों के बारे में सोचता है और सफेद झंडे का साहस रखता है और वो जो बातचीत करता है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, अमेरिका का सबसे बड़ा आग्रह है जापान और नीदरलैंड चीन की चिप तकनीक पर लगाएं अंकुश। जी हाँ, अमेरिका ने अपने कई सहयोगी देशों को चिप उद्योग में अपनी क्षमता बढ़ा रहे चीन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। इन देशों में शामिल देशों में नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल हैं। अमेरिकी सरकार के प्रयास जापानी कंपनियों से चीन को विशेष चिप मेकिंग रसायनों जैसे कि फोटोरेसिस्ट के निर्यात को सीमित करने के साथ साथ चीनी ग्राहकों के लिए डच फर्म ASML द्वारा चिप मेकिंग उपकरण की सर्विसिंग और मरम्मत को रोकने पर केंद्रित है। ये पहल चीन को उन्नत अर्धचालक प्रौद्योगिकी तक पहुंचने से रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में बड़ा हादसा, पेशावर में बम विस्फोट से 2 लोगों की मौत, 1 घायल। जी हाँ, पाकिस्तान के पेशावर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार 10 मार्च को एक बम विस्फोट हुआ जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद से मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि ये घटना नसीरबाग रोड के बोर्ड बाजार में घटी है जहां मोटरसाइकिल में ये बम लगाया गया था। अगली खबर बता दें, राजस्थान के पास पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अभ्यास, ये भारत के पोखरण का जवाब तो नहीं। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना इन दिनों राजस्थान की सीमा से सटे हुए इलाके में कुछ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रही है। ये युद्धाभ्यास का उद्घाटन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने 9 मार्च को किया था। पाकिस्तानी सेना के इस युद्धाभ्यास का नाम शमशीरे शहरा रखा गया है। पाकिस्तानी पंजाब सूबे के रहीम यार खान के पास हो रहे इस युद्धाभ्यास में पाकिस्तानी सेना की कई ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। इस दौरान दुश्मन के हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई और रात के समय टैंकों के साथ युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है। इसे भारतीय सेना के राजस्थान के पोखरण में होने वाले युद्धाभ्यास के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगली खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीते तो भारत पर क्या होगा असर, क्या फिर से भारत के सपोर्ट में खड़े रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बता दें, करीब 8 महीने बाद अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। आज
आज दुनिया में सब कुछ बाजार तय करता है, जिसका अधिकांश कारोबार डॉलर में होता है। यूएस तो वैसे ही सुपर रिच और सुपर पावर है, लिहाजा अमेरिकी संसद में होने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर रखना लाजमी होता है। ग्लोबल इकोनॉमी के चार्ट में भारत टॉप 5 पर। पीएम मोदी अगले कार्यकाल में यानी मोदी 3.0 में भारत को तीसरे पायदान पर लाने की बात कर चुके हैं। ऐसे में अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने या फिर जो बाइडेन ही बने रहे, भारत होए को नप हमें कहानी की तर्ज पर चुप नहीं बैठ सकता है। लेकिन आपको बता दें, अगर ट्रंप जीते तो भारत पर क्या असर होगा, इस विश्लेषण से पहले हमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बेसिक अंतर समझने की आवश्यकता है। यूं तो दोनों में बहुत अंतर है, गहराई से जानने के बजाय बेसिक अंतर की बात करें तो वो ये है कि डेमोक्रेट्स पार्टी अपने नाम की तरह है, जो नीतियों में भी उदार मानी जाती है। इसके अधिकांश नेता दूसरे देश के निवासियों को वीजा देने का मामला हो या प्रवासियों शरणार्थियों की मदद, ऐसे कामों के लिए उदारवादी रवैया रखते हैं। तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी है, इसके नेता राष्ट्रवाद की बातें करते हैं और बाकी दुनिया के लिए उदार रवैया नहीं रखते। बता दें, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दोबारा राष्ट्रपति बनने की रेस में है। दोस्तों, ट्रंप ने कहा था कि अगर वो दोबारा चुने गए राष्ट्रपति तो वो भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक कर लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, यानी टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा की नीति अपनाएंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को अगला राष्ट्रपति बनना चाहिए या कोई और होना चाहिए अमेरिका का अगला राष्ट्रपति? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखेगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, 2035 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन के प्लान से अमेरिका हुआ चौकन्ना, भारत की बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ, चीन 2035 तक अपनी नौसैनिक ताकत को कई गुना बढ़ाने के प्लान पर काम कर रहा है। इस बीच चीनी नौसेना के लिए चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण भी शुरू हो गया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से कहीं एडवांस तकनीकों से लैस होगा। इससे चीन की समुद्री शक्ति को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विध्वंसक फ्रिगेट, पारंपरिक और परमाणु पनडुब्बियों और हमलावर जहाजों के बड़े बेड़े में शामिल हो जाएगा। अगली खबर आपको बता दें, मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में मार्च में 33% की बढ़ी घटोतरी। जी हाँ दोस्तों, पिछले वर्ष के मार्च महीने की तुलना में इस साल मालदीव घूमने जाने वाले भारतीयों की संख्या में 33% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 4 मार्च तक 41,054 भारतीय पर्यटकों ने मालदीव भ्रमण किया था। तो वहीं इस वर्ष 2 मार्च तक भारतीय पर्यटकों की संख्या 27,224 मात्र दर्ज की गई है। इस तरह पिछले साल की तुलना में 33% यानी 13,830 की कमी आई है। वजह साफ है कि भारत से संबंध खराब कर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू मालदीव के लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है दोस्तों मुइजू ने। जी हाँ, और आपको हम बता दे, एक गेस बता दे, इतने सालों से खबर कर रहे हैं दोस्तों, तो इतना जानकारी होता ही है। आप देखिएगा आने वाले समय में ये 33% वाली वैल्यू भी दोस्तों और कम हो जाएगी, यानी और भी ज्यादा कम पर्यटक मालदीव जाएंगे। बहरहाल आप क्या सुझाव देना चाहेंगे मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों को, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां बंगाल से बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ने कहा अब तक संदेश खाली नहीं गई ममता बनर्जी। पीएम मोदी ने सभी रैलियों में उठाई आवाज। जी हाँ, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में 4 रैलियों में संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का विरोध किया, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक उस जगह का दौरा तक नहीं किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि लोग ये तय करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार हो। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पूरा देश संदेश खाली के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णा नगर, आरामबाग, बारासात और सिलीगुड़ी में अपनी सभी जनसभाओं में संदेश खाली की माताओं बहनों पर अत्याचार का विरोध किया। तो वहीं ममता बनर्जी बंगाल की सीएम होने के बावजूद भी संदेश खाली नहीं गई और न ही उन पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। ये दिखाता है कि इस बार बंगाल की जनता टीएमसी के गुंडों को, टीएमसी की सरकार को जवाब जरूर देगी। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें, यूसुफ पठान को टिकट देने पर बीजेपी ने टीएमसी पर साधा निशाना और कह दिया कि अब प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी मत कह देना। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट रविवार को जारी कर दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी पर बाहर से लोगों को आगे लाने का आरोप लगाया। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने कहा कि टीएमसी उम्मीदवार कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान इस राज्य से नहीं है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की सूची को लेकर अभिषेक बनर्जी ऐसे बयान दे रहे थे जैसे भाजपा बंगाल विरोधी हो। उनके उम्मीदवारों को देखकर यह साफ है कि ममता की पार्टी बाहर से लोगों को ला रही है। क्या कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान बंगाली है? पठान तो गुजरात से आते हैं, पीएम मोदी भी यहाँ से आते हैं। ऐसे में उनके लिए पीएम मोदी बाहरी व्यक्ति कैसे हो जाते हैं? यानी कि दोस्तों बीजेपी ने क्लियर समझाया है टीएमसी को कि जब तुम यूसुफ पठान जैसे लोगों को पार्टी में बाहर से लेकर आ रहे हैं तो ऐसे में पीएम मोदी को बाहर का कहना तुम्हारे लिए बहुत गलत होगा। दोबारा ऐसा मत कह देना। साथ ही साथ आपको बता दें, एनसीपीडीपी पर बरसे गुलाम नबी आजाद, कहा बीजेपी की मदद से ना तो मंत्री रहे ना ही मुख्यमंत्री। जी हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने रविवार को एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और
पीडीपी पर जमकर बरसते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें बी टीम कहते हैं वे बीजेपी की ए टीम में भी मंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी की मदद से ना तो मंत्री रहे और ना ही मुख्यमंत्री। पार्टियां खुद को ए टीम या सुपर ए टीम कहती है। गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हर पार्टी चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय, सभी को जम्मू कश्मीर में शासन करने का मौका मिला है। अब लोगों के लिए फैसला लेना बहुत आसान है। उन्हें समझना होगा कि किस पार्टी ने ईमानदारी से सेवा की और किसने झूठ बोला है या उनका शोषण किया गया है। लोगों को तय करना है कि किस पार्टी के शासन में कितना काम हुआ है। अगली खबर बता दें, बीजेपी सांसद राहुल कांसवां थामेंगे कांग्रेस का हाथ, कहां से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दल बदल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब बीजेपी सांसद राहुल कांसवां की कांग्रेस में शामिल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार वो 11 मार्च को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें चूरू लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बता दें कि राहुल कांसवां चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी के जीते हुए सांसद है। 2 मार्च को बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। साथ ही साथ बता दें, हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस ने बनाई 6 सदस्यों की कमेटी। सीएम समेत इन नेताओं को मिली जगह। जी हां, हिमाचल प्रदेश में चल रहे कांग्रेस के अंदरूनी संकट को देखते हुए कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक 6 सदस्यों की टीम बनाई है। यह कमेटी सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिए बनाई गई है, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम का नाम भी शामिल है। और इस समिति में जिन नेताओं को शामिल किया गया उनमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्री विक्रमादित्य सिंह, वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर और धनीराम सांदिल शामिल है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, फारूक अब्दुल्ला साहब राम भक्त हैं, जल्द ही एनडीए में होंगे शामिल। प्रमोद कृष्णम ने किया बड़ा दावा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में कुछ दिन बचे हैं, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच कल की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जा रहा है, उस पर कोई नहीं बैठना चाहता है। फारूक अब्दुल्ला को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बड़ा दावा किया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब राम जी के भक्त हैं, वो बहुत जल्द बड़ा फैसला लेंगे। मेरा यकीन है कि अब्दुल्ला साहब एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। कांग्रेस पर कटाक्ष करते उन्होंने ये बातें कही है। दोस्तों, भारत कश्मीर के हित में उन्हें ये फैसला ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कि ये गठबंधन चारों की जमानत है, फारूक अब्दुल्ला साहब चोरों की जमानत में नहीं रह सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जा रहा है और जिसके कैप्टन राहुल गांधी हो तो उस जहाज पर कोई नहीं बैठना चाहेगा, सब एक एक करके उस जहाज से छलांग लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका, ईडी के रडार पर रहे विधायक ने शिंदे गुट का थामा दामन। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना यानी यूबीटी के विधायक रविंद्र वाइकर ने रविवार को असली शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। रविंद्र वाइकर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ बता दें, चुनाव आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च को हो सकती है बड़ी बैठक। जी हाँ, अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे से बनी रिक्तियों को भरने के लिए 15 मार्च तक 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने की संभावना है। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने की उम्मीद से कुछ दिन पहले अरुण गोयल ने शुक्रवार सुबह इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया और कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके इसकी घोषणा भी कर दी। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।